हज़रात, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझको यहाँ पर दावत दी है। अभी बहुत गौर से मैंने जनाब की पूरी तकरीर सुनी। मैंने ये पहला मर्तबा है मुझको ये मौका हासिल हुआ है कि मैं आपसे मुलाकात करूं, आपके सामने आऊं। बातें करने को बहुत हैं, कुछ मैं शायद आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत मेरे काम के बारे में जानते हों, लेकिन मैं उसका भी ज़िक्र करूंगा कि दरअसल मैंने इन मसाइल पर मैंने क्या काम किया है और उसका क्या फ़र्क पड़ा उससे, और मौजूदा सूरत हाल क्या है। यहाँ बार बार तौसीफ़ भाई ने भी और आपने भी ज़िक्र किया मीडिया का, चूँकि मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उसका पुरसा आपके सामने रखूँगा। और पूरी मुस्लिम कौम पर, हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम पर आज क्या बन पड़ी है, किस तरह से हिंदुस्तान का सिस्टम, आईबी का बार बार जिक्र हुआ यहाँ पर, सिक्योरिटी एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, यहाँ के जो सियासी लोग हैं, जो निज़ाम है हिंदुस्तान का और तमाम अलग अलग सूबों का, किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। और मेरी समझ से, क्योंकि मैं बाज़ाफ़्ता पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, इस मुद्दे पर लोगों से मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ, तकरीर करता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, शायद ही कोई सूबा होगा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से केरल तक, आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक, जहाँ पर मैं ना गया हूँ और ना मिला हूँ, सभी जगह आप सरीखे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। देखिए, आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। आप लोगों को भी मोटे तौर पर ये मालूम होना चाहिए कि इस सब की शुरुआत कहाँ होती है। एक तो जाहिर सी बात है, जब 47 में तकसीम हुआ हमारा मुल्क, तो उसके बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उन पर तहमत लगानी शुरू की आरएसएस किस्म के लोगों ने, वो अलग बात है। लेकिन गांधी जी के कत्ल के बाद आरएसएस को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और गांधी जी ने जाते जाते कम से कम ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उनकी शहादत से जो ये हिंदूवादी ताकतें थीं, इनको खैर मैं हिंदूवादी भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हिंदू तो मैं अपने आप को मानता हूँ और ये तो हिंदू हैं नहीं, ये फासीवादी ताकतें हैं, ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं ये। तो बहरहाल वो जो सिलसिला चालू हुआ तो वो अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 1960 के दरमियान, जिसका जिक्र इन्होंने छेड़ा था अभी भटकल के सिलसिले से, 1960 के दरमियान ख़ास तौर से जब चीन से जंग छिड़ी और हिंदुस्तान उसमें हार गया और उसके बाद नेहरू जी नहीं रहे और फिर एक छोटे से वक्त के बाद इंदिरा गांधी यहाँ वज़ीर आज़म बन गई और इंदिरा गांधी भी, उनके अंदर भी तानाशाही टेंडेंसीज़ थीं। तमिलनाडु में एक सेपरेटिस्ट किस्म का मूवमेंट शुरू हुआ। उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको ख़त्म करने के बहाने से 1967 में, 1967 में जब इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थीं, तो हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक कानून पेश किया गया
उस कानून का नाम बना अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 का कानून है और इसको इंदिरा गांधी लेकर आई थी। और उस वक्त के अगर आप पार्लियामेंट के डिबेट्स अगर आप देखेंगे तो आपको जान के हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि इस कानून की मुखालफत करने वालों में सबसे आगे उस वक्त भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह कानून इसलिए भी संगीन था क्योंकि इसमें यह कहा गया इस कानून में कि किसी भी तंजीम को मुल्क के खिलाफ काम करने के इल्ज़ाम पर उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यह पहला कानून था 1967 का अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उस वक्त जब डिबेट चले तो ये हुआ कि साहब ये तो कानून बहुत गलत हो जाएगा। जो ऑपोजिशन के लीडरान थे उन्होंने कहा कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल करेगी जो भी सरकार होगी, अपने उसके जो भी मुखलिफ तंजीम होंगी या नेता होंगे उनको दबाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके चलते उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे, जो होम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, एस.बी. चौहान, उन्होंने इसमें एक बदलाव किया और ये तय हुआ कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ जब भी किसी भी तंजीम को बैन करेगा, वो बैन ताउम्र नहीं रहेगा, वो सिर्फ पहले तो 2 बरस के लिए रहेगा। आप लोगों को ये बात ठीक लग रही जो मैं कर रहा हूँ? क्योंकि इससे बैकग्राउंड आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है। तो कानून में यह बदलाव लाया गया कि जो भी पाबंदी लगाई जाएगी वो ताउम्र नहीं होगी, वो 2 बरस के लिए होगी, पहली बात। और दूसरी बात, ये पाबंदी सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के कह देने भर से नहीं हो जाएगी। जब मरकज़ी हुकूमत ये कहेगी कि फ़लाने तंजीम को 2 बरस के लिए पाबंद किया जाए, तो एक हाई कोर्ट के जज के उनकी सदारत में एक ट्राइब्यूनल बैठाया जाएगा जो नोटिफिकेशन के 6 महीने के अंदर तमाम सबूत को समझकर, पढ़कर और ये फैसला देगा कि ये पाबंदी सही लगाई गई है या गलत लगाई गई है। पहली बात, अब यह कानून आप लोग याद रखिएगा, इस पर हम थोड़ी देर में लौटकर दोबारा तफसील से इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। आप में से जो उम्रदार लोग हैं उनको याद होगा, ये इमरजेंसी का दौर था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आईन है उसको तकरीबन सस्पेंड कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक कानून बनवाया जिसका नाम रखा गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। मीसा में तमाम गिरफ्तारियां होने लगी। बाद में जब इंदिरा गांधी 1977 के इंतखाबात जब हार गईं और जब जनता पार्टी आई तो इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त की जनता पार्टी के जो तमाम लीडरान थे उनको मीसा के अंडर ही गिरफ्तार किया गया था, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, लालू प्रसाद यादव रहे हों, शरद यादव रहे हों, अरुण जेटली रहे हों और तमाम और नेता जो थे, राजनारायण थे। तीसरा कानून बनाया राजीव गांधी ने जब पंजाब दहशतगर्द की आग में जल रहा था 1980 के दौरान। और ये कानून बनाया 1985 में शायद 85 में, जिसका नाम रखा गया टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी टाडा।
फिर इसको भी 1995-96 में इस कानून को ख़त्म किया गया, क्योंकि इस कानून के तहत ये पाया गया कि तमाम हिंदुस्तान में पुलिस इस कानून का बेजा इस्तेमाल करके बेगुनाह हज़ारों बेगुनाह लोगों को जेल में बंद कर दे रही थी। और फिर 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे और उनके नायब थे लाल कृष्ण आडवाणी, तब उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। पोटा के अंडर भी तमाम नाइंसाफ़ी हुई, बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। अब के मर्तबे टाडा तो बनाया गया था सिखों से निपटने के लिए, सिख अलगाववाद से निपटने के लिए, लेकिन पोटा का पूरा फोकस मुसलमान पर रखा गया। इत्तफाकन उसी समय 9/11 का माजरा होता है और अमेरिका में आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 को 4 हवाई जहाज़ उनसे हमला किया जाता है, उनको हाईजैक करके, और इसके चलते हिंदुस्तान में भी ये कर दिया जाता है, पोटा चला दिया जाता है। तो ये एक तो पहला है 1967 का अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दूसरा है 1975 का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तीसरा है टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा, और चौथा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। मीसा ख़त्म हो चुका था, टाडा ख़त्म कर दिया गया, और जब मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने, कांग्रेस का यूपीए का रूल शुरू हुआ 2004 में, तो पोटा भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट आज तक जिंदा रखा गया है, और पूरे हिंदुस्तान में पिछले 12-13 सालों में जितने भी मुसलमान नौजवान पकड़े गए हैं, ये वाहिद कानून है जिसके अंडर उन पर चार्ज लगाया जाता है। आप जितने भी लोगों को पाएंगे, जैसे कि अहमद सिद्दीपप्पा की बात होती है जिसको यासीन भटकल का नाम देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस पर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अधीन केसेस लगे हैं, UAPA। अब UAPA की कहानी ये है कि आपको याद करिए, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, उनकी जो सरकार थी, उसने ये वादा किया था लोकसभा से कानून पास करते वक्त कि 2 साल के लिए बैन लगेगा और इससे ज़्यादा बैन आगे, और 2 साल के लिए जो बैन लगेगा वो हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में, उसकी सदारत में एक ट्राइब्यूनल बैठाई जाएगी। 2001 में सितंबर में इसी कानून के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर पाबंदी लगाई गई थी। 2001 सितंबर में ये पाबंदी लगी और एक ट्राइब्यूनल बैठाया गया। 6 महीने बाद उस ट्राइब्यूनल ने कहा ये सही पाबंदी लगी है। 2003 में जब 2 साल पूरा हुआ, सरकार ने जिस दिन वो 2 साल ख़त्म हुए सिमी पर पाबंदी के, उसी दिन रात को, उसकी पिछली रात को मरकज़ी सरकार ने एक नया गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये कह दिया कि इसे पाबंदी जारी रहनी चाहिए क्योंकि सिमी अभी भी ये हरकत कर रहा है। एक नए जज की नई ट्राइब्यूनल बनाई गई। वो नई ट्राइब्यूनल ने भी 6 महीने के अंदर ये कह दिया कि ये पाबंदी सही लगी है। फिर आया 2005, तब तक सरकार बदल चुकी थी।
2001 से 2003, 2003 से 2005 तब तक यूपीए की सरकार आ गई थी, कुछ समय के लिए बैन नहीं रहा। लेकिन 2006 के फरवरी में कांग्रेस के यूपीए की सरकार ने भी तीसरा बैन लगा दिया इसके ऊपर, सिमी के ऊपर। 2 साल पूरे हुए, फिर उसके बाद और फिर उसी समय तीसरे बैन पर भी ट्राइब्यूनल बैठाया गया। 6 महीने में ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि हाँ जी ये भी सही है, पाबंदी होनी चाहिए। 2008 में चौथा बैन लगा, उसमें भी ट्राइब्यूनल बैठाया। 2010 में 5वां बैन लगा, 2012 में 6ठा बैन लगा और 2014 में 7वां बैन लगा है सिमी के ऊपर। अभी 4 दिन पहले जो हाई कोर्ट के जज जिनकी सदारत में ट्राइब्यूनल बैठाई गई थी, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हाँ सिमी पर बैन जायज़ है। 7 बैन लगने से पिछले 14 सालों से सिमी पर लगातार बैन चल रहा है। जब पहला बैन लगा 2001 में और जब ट्राइब्यूनल ने कहा ये बैन सही है, तो जो सिमी के जो फॉर्मर मेंबर्स थे और लीडरान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस बैन के खिलाफ और ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील एडमिट कर ली। आज तक उस अपील पर एक दिन भी बहस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है। 2003 में सिमी पर दूसरा बैन लगा, उसमें भी ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि ये बैन सही है। उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट में सिमी के उन नुमाइंदों ने, एक्स नुमाइंदों ने, क्योंकि बैन लग गया था तो वो तो नुमाइंदे हो नहीं सकते थे, एक्स ही हो सकते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की दूसरे बैन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील एडमिट कर ली। आज तक उस बैन की उस अपील पर, आज तक उस अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उस अपील पर आज तक एक दिन भी बहस नहीं हुई है। फिर 2006 में तीसरा बैन लगा। 2006 में जो तीसरा बैन लगा उस पर भी ट्राइब्यूनल ने कहा कि यह बैन गलत है, अरे ये बैन सही है। सिमी के एक्स नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील को एडमिट कर लेता है। लगातार तीसरी अपील सिमी के एक्स नुमाइंदों की सुप्रीम कोर्ट में, जिसको एडमिट कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस अपील पर एक दिन भी सुनवाई नहीं की है। जब चौथा बैन हुआ 2008 में, मैं उस वक्त बहैसियत सहाफ़ी रिपोर्टर तहलका नाम के रिसाले में दिल्ली शहर में काम कर रहा था। मैं लगातार पढ़ता रहता था। हर आतंकी हमले के बाद अखबार वाले और टीवी वाले फ़ौरन ये लिखना शुरू कर देते थे, इस घटना के तार सिमी से जुड़े हैं। मैं सोचता था कि ये तार सिमी से कैसे जुड़े हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मुझे पता चला, तब मैंने पहली बार ये सब कानून के बारे में पढ़ा जो आपको मैंने अभी बताया, 1967 का कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इत्तफाकन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय जब मैंने इसमें तहकीकात शुरू की तभी बैन लगा था, तभी ट्राइब्यूनल बैठा था। मैंने ट्राइब्यूनल के सिटिंग्स में जाना शुरू किया। पहले तो दिल्ली में सिटिंग्स हुई, फिर वो ट्राइब्यूनल की सिटिंग्स जगह जगह जाती थी। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में उस ट्राइब्यूनल की सिटिंग अटेंड करने जाता था। मैं केरल गया, कर्नाटक गया, आंध्र प्रदेश गया, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, गुजरात गया, और हर जगह मैं लगभग 1-2 जगह कर छोड़कर, कर्नाटक भी गया, 1-2 जगह कर छोड़कर हर सूबे में मैं उसकी बैठकों में, सिटिंग्स में अकेला सहाफ़ी होता था। अभी हम मीडिया पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि तमाम मीडिया, और प्रवीण स्वामी का भी नाम लिया उन्होंने, तमाम मीडिया जो छापता है वो इतनी जहमत नहीं करता कि वो ट्राइब्यूनल में भी जाकर बैठे या अदालत में जाकर बैठे, कम से कम सुने तो कि क्या बात हो रही है।
उसको जो सरकार बता देती है, जो सरकारी वकील बता देता है, वो छाप देता है। बहरहाल अब जब 2008 में मैंने इसको कवर करके जब मैंने खबर छापी तहलका में, और उसका नाम दिया मैंने खबर का द सिमी फिक्शंस, और मैंने पूरा ये लिखा, पूरा मैंने कच्चा चिट्ठा लिखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में बेगुनाह नौजवान मुस्लिम नौजवानों को देश भर की, मुल्क भर की पुलिस दहशतगर्दी के झूठे नकली फरेबी मुकदमों में फंसाकर सालों साल जेल में डाल रही है, और अदालत उनका साथ दे रही है। जब मैंने ये छापी खबर तो हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि तब तक किसी ने ये नहीं कहा था कि बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। इत्तेफाक ये भी हुआ कि ये चौथे बैन की जो ट्राइब्यूनल थी, उसकी जो जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल, उन्होंने ज़बरदस्त बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने बैन को गलत बता दिया। पहले 3 बैन हर बार ट्राइब्यूनल बैठती थी, हर बार 6 महीने में ट्राइब्यूनल ये कहती थी बैन सही है। गीता मित्तल जी ने ये कहा ये बैन गलत है। पहले 3 ट्राइब्यूनल का फैसला आता है कि बैन सही है, सिमी के एक्स नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील को एडमिट कर लेती है, और आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। जब ये चौथे बैन के बाद ट्राइब्यूनल कहती है बैन गलत है, शाम को 7 बजे ट्राइब्यूनल का जजमेंट आता है। सुबह 10 बजे जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, मैं भी वहाँ मौजूद होता हूँ, वहाँ पर सरकारी वकील खड़े होते और कहते हैं जज साहब गज़ब हो जाएगा अगर ये बैन हटा लिया जाएगा, हिंदुस्तान पूरी तरह दहशतगर्द के घेरे में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फौरन उस ट्राइब्यूनल के उस फैसले पर स्टे लगा देती है। पहले 3 बैन के फैसले के खिलाफ जो अपील आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनवाई नहीं की है, 2014 तक। लेकिन जो चौथा बैन का फैसला आया ट्राइब्यूनल का कि यह बैन गलत है, उस पर 12 घंटे के अंदर, कोर्ट खुलने के 1.5 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उस स्टे के खिलाफ जब अपील किया सिमी के एक्स नुमाइंदों ने, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? फिर उसके बाद 2010 का बैन आता है, उस पर भी सुनवाई ट्राइब्यूनल बैठती है। ट्राइब्यूनल कहती है ये बैन सही है, सिमी के एक्स नुमाइंदे अपील में जाते हैं, अपील एडमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कुछ नहीं होता है, कोई सुनवाई, कोई हियरिंग नहीं होती है, कोई तारीख नहीं पड़ती है। 2012 में भी यही हुआ और अब 2014 में भी यही होने वाला है। यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत किस तरह से सिमी को फंसाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब यह कानून 1967 में बनाया गया था, तो इस कानून में जब यह तय हुआ था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए ट्राइब्यूनल बैठाई जाएगी, उसमें एक छोटी सी लाइन ये डाल दी गई थी कि हालांकि पाबंदी तभी लगेगी जब ट्राइब्यूनल ये बताएगा कि हाँ भाई ये पाबंद सही है, ये फैसला सही है, लेकिन अगरचे हालात बहुत मुश्किल हैं तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में, इन हालात में वो बैन उसी दिन से मान लिया जाएगा जिस दिन से लगा है। अगर ट्राइब्यूनल उसके खिलाफ बताता है तो बैन फिर हट जाएगा 6 महीने बाद। तो हर बार ये हुआ है कि ये बैन उसी दिन से लग जाता है जिस दिन से अनाउंस होता है। हर बार इमरजेंसी बता दी जाती है। मैं 2008 में ट्राइब्यूनल में गया, जगह जगह घूमा, उसके बाद 10 में नहीं गया, 12 में नहीं गया। अभी 2014 में मैं फिर से गया औरंगाबाद, सिर्फ औरंगाबाद गया मैं।
जज साहब थे। ट्राइब्यूनल एक मौका होता है, बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती है हमारी, कि बजाय इसके कि उनका फोकस इंसाफ पर हो, ट्राइब्यूनल का फोकस घूमने पर होता है। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जाया जा सके। तो मैं औरंगाबाद में कोर्ट में था मैं, और जज साहब ने जब सुनवाई हो गई तो जज साहब ने कागज़ देखा और बोले ये तो सिमी जमात इस्लामी से जुड़ा होता था। तो वकील साहब खड़े हुए, सिमी के जो वकील साहब थे, दिल्ली से आए थे, अशोक अग्रवाल, हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि योर ऑनर, जमात इस्लामी से इसका तो रिश्ता 1979-80 में था, उसके बाद से सिमी अलग हो गया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी जमात से शुरुआत हुई थी। जमात की एक यूनिट पोर्ट ब्लेयर में है, तो अगली सिटिंग हमारी पोर्ट ब्लेयर में होगी। और वो गए पोर्ट ब्लेयर पिछले महीने जून में, किया उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में सिटिंग। सबूत क्या आते हैं? पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो सबूत क्या लाती है? हर सिटिंग में, हर शहर में जहां भी ट्राइब्यूनल जाती है, उसके सामने सबूत का एक बड़ा हिस्सा होता है बंद लिफाफे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। वो जज के सामने आती है, सिमी के वकील खड़े होकर कहते हैं जज साहब हमको तो दिखा दीजिए क्या रिपोर्ट है। जज साहब लिफाफा खोल के पढ़ते हैं, सर हिलाते हैं, पढ़ के वापस रख देते हैं और फैसला देते हैं कि ये इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है कि ये सिमी के वकील को भी नहीं दिखाई जा सकती है। और जब फैसला देते हैं जज साहब तो उसमें ये कहते हैं कि सिमी पर बैन चालू रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अभी भी दहशतगर्दी कर रहा है, और इसका सबूत वो है जो मैंने बंद लिफाफे में देखा है। महात्मा गांधी ने 1908 में अपनी पहली किताब लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे वो, समंदर पे रास्ते, लंदन से उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। पहली किताब उन्होंने लिखी थी। आप लोगों से बड़ी शिद्दत से मैं कहूँगा आप उसको पढ़िए। 20-25 रुपए में आपको उर्दू में भी मिल जाएगी, वो अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगी। पतली किताब है, उसका नाम है हिंद स्वराज। असली जो हिंदू मुस्लिम एकता का काम जो किया इस मुल्क में वो तो गांधी जी ने किया, और उसकी बुनियाद जो है वो साउथ अफ्रीका में उनके काम के दौरान पड़ी थी, क्योंकि वो गए ही यहाँ से, हिंदुस्तान से थे। वो एक वकील, बतौर वकील गए थे। वो साउथ अफ्रीका में डरबन शहर में एक बिजनेसमैन थे गुजरात के, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, मुसलमान थे वो। तो गांधी जी ने जो उनके सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी उसमें उन्होंने मुसलमान, हिंदू, तमिल, तेलुगु, बिहारी सबके साथ मिलकर काम किया था। गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हम ये बहुत गलत सोचते हैं कि जज हमारे साथ इंसाफ करेगा। ये गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है। उन्हीं गांधी जी जिनकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है दिल्ली शहर में, उन्होंने लिखा है कि हम ये गलत मानते हैं कि जज हमारे साथ इंसाफ करेगा। दरअसल वकील और जज तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है। ये बात सिमी ट्राइब्यूनल एकदम साबित कर देती है। इसके बावजूद आज ये दौर आ गया है कि आंख की इतनी शर्म आज कम से कम जज को भी महसूस हो रही है कि 2014 के फैसले में जज साहब ने जो परसों जिसके बारे में खबर छपी,
तो जज साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हालांकि सिमी पर जो पाबंदी लगाई गई है वो सही है, लेकिन ये भी सही है कि बेगुनाह नौजवान मुसलमानों को भी फंसाया जा रहा है। ये जजमेंट में लिखा उन्होंने। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ मरकज़ से और तमाम पुलिस, तमाम सूबों के सरकारों से कि एक ऐसी इंक्वायरी बैठाई जाए जिसमें जो बेगुनाह लोग फंसाए गए हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूं कि तमाम जो केस बनते हैं वो केस होते क्या हैं। हिंदुस्तान में 3 शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है आतंकवाद और दहशतगर्द का गढ़ बताकर। एक आजमगढ़, एक भटकल और एक बिहार का मधुबनी। और ऐसी मुहिम चलाई है तमाम सरकारों ने, मरकज़ और सूबों की पुलिस ने और मीडिया ने कि मेरे तो कई मुसलमान भाई तक ये मानने लगे हैं कि हाँ, लगता है कि कुछ मुसलमान लड़के दहशतगर्द हो गए हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमकर मैंने तमाम केसेस को मैंने स्टडी किया है। मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, मुझे एक केस नहीं मिलता है जिसमें मैं ये कह सकूं कि हाँ, मुझे यकीन हो रहा है कि सरकार जो सबूत लेकर आ रही है उसमें कुछ दम है। तमाम लोग, मैं कहता हूं मेरा काम ये नहीं है ये कहना कि ये लड़के दहशतगर्द नहीं हैं। मेरा काम क्लीन चिट देना नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ सरकार और पुलिस के बयान और उनके दावों को एग्जामिन करना है और ये देखना है कि वो जो दावे कर रहे हैं वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। और अगर बम फट रहा है कहीं और उसमें 50 लोग मर रहे हैं, मुकदमा गलत साबित होता है और वो लड़के छोड़ दिए जाते हैं, तो ये सिर्फ उन लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, ये जुल्म सिर्फ उन लड़कों के साथ नहीं हुआ है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के साथ जुल्म हुआ है। ये पूरे हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और अगर आपको ये लगता है कि इन लड़कों को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इंसाफ हुआ है, तो यह समझना ज़रूरी है कि अगर इन लड़कों ने वो बम धमाका नहीं किया था तो फिर किसने किया था? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बम धमाका किया था? मैं कई जगह तकरीर में अपनी कहता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान के मुसलमान पर बहुत ताज्जुब होता है। कितना बेगैरत मुसलमान है यहाँ का। बम भी मारने आता है तो साल में 2 बार, वो भी जब भी पुलिस पकड़ने जाती है, इतना ISI ट्रेंड मुसलमान हिंदुस्तान का, वो बेचारा पकड़ लिया जाता है। वही पुलिस जब जंगल में नक्सलियों को पकड़ने जाती है, नक्सली पकड़ के पलट के ऐसा मारते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। सच तो यह है, देखिए, और यहाँ पर भटकल का सवाल एकदम ज़ोर से खड़ा हो जाता है। मैं आपको अपने पिछले 6 साल के इन्वेस्टिगेशन के बिना पर यह कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी दहशतगर्द की वारदात होती है, मुझे पक्का यकीन है इसमें तमाम मरकज़ी एजेंसियों के भी हाथ होते हैं। और ना मुझे कोई डर है ये कहने का। उत्तर प्रदेश का तो आप लोगों ने नाम सुना ही है, यूपी, उसको हमारे दोस्त लोग उल्टा प्रदेश कहते हैं, सही कहते हैं। उसमें एक शहर है इलाहाबाद, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी वालदा वहीं रहती हैं। जब मैंने तहलका में ये सिमी फिक्शन छापा था
मेरी वालदा का एक दिन फ़ोन आया, थोड़ी घबराई हुई, बोली तुमने कुछ लिखा है, सुनने में आ रहा है, लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका बेटा जो है वो सिमी के फेवर में लिख रहा है, वो हिंदू होकर ऐसा लिख रहा है। तो मैंने अपनी माँ से कहा, वालदा से कहा कि आप उनको जाकर कह दीजिए कि मेरा बेटा कहता है कि मैं हिंदू होकर ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं हिंदू हूं इसलिए ये लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये फर्ज हमारा है, मेरा फर्ज है और हिंदुस्तान के हर सिटीजन का ये फर्ज है कि हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये कहीं नहीं लिखा, ना कुरान पाक में लिखा है, ना श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है कि आप सिर्फ उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे जो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ हो रही है, या सिर्फ हिंदू के खिलाफ हो रही है, या सिर्फ क्रिश्चियन के खिलाफ हो रही है। नाइंसाफ़ी तो इंसान के खिलाफ होती है। ये जो नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान में हो रही है, इसका आखिर इसकी सूरत क्या होती है? कोई भी इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि सिमी के जो मेंबरान रहे लड़के, सिमी का भी लगभग कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर वैसा ही रहा जैसा एसआईओ का था, एसआईओ का है। 30 साल की उम्र तक आप सिमी के मेंबर रह सकते थे, उसके बाद नहीं रह सकते थे। दरअसल ये हुआ कि जब सिमी पर पाबंदी लगाई गई 2001 सितंबर में, तो सिमी के तमाम जो दफ्तर हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन पर अलग अलग सूबों की पुलिस ने जाकर अपने ताले लगा लिए, कब्जा कर लिया और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। तो जितने भी सिमी के रजिस्टर थे, मेंबरशिप रजिस्टर थे, वो सब पुलिस के हाथ में चले गए। बस वहीं से उन लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। जो उस वक्त के मेंबर थे सिमी के, उनकी तो गिरफ्तारियां हुई ही। उसी के समय पोटा ले आए अडवाणी जी, तो पोटा उनके ऊपर लगाया जाने लगा। आप याद कीजिए, मैंने आपसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अलावे 3 और कानून का अभी जिक्र छेड़ा था मैंने। एक मीसा, उसकी बात छोड़ दीजिए, एक टाडा और फिर पोटा। टाडा और पोटा में जो बाकी हिंदुस्तान के कानून से जो अलग बात है, हिंदुस्तान में 1860 का है शायद इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें अंग्रेजों ने ये लिखा कि पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान मुजरिम के खिलाफ सबूत के तौर पर अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। जब अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया हिंदुस्तान में, उस वक्त इंग्लैंड में पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज़ों को भी ये मालूम था कि हिंदुस्तान की पुलिस इतनी आतताईज और इतनी खूंखार है और बेईमान है, चोर है, कि अगर वो पुलिस को दिए हुए इकबालिया बयान को सबूत मानने लगेंगे तो हिंदुस्तान में फिर किसी भी किस्म का इंसाफ नहीं रह जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों तक ने पुलिस को दिए हुए इकबालिया बयान को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किए जाने से रोक दिया था। लेकिन जब टाडा आया तो टाडा ने यह कानून बनाया कि पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। फिर पोटा में भी यही रखा गया। टाडा और पोटा के बीच में एक कानून और आया, महाराष्ट्र में बनाया गया। वो आज भी चालू है। उस कानून का नाम है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट,
जिसको आपने मकोका के नाम से सुना होगा। मकोका बनाया गया था जो मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड की बात आती थी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसको कहते थे, उस पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए मकोका बनाया गया था। लेकिन बहुत ही जल्द मकोका में ही सारे मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो आपको याद होगा सन 2006 में 11 जुलाई को मुंबई की लोकल ट्रेन में शाम को 7 बम फटते हैं अलग अलग ट्रेनों में, कोई 185 लोग हलाक होते हैं। उनमें जो गिरफ्तार लोग हैं वो सारे मकोका के अंडर उन पर केस चल रहा है। मकोका तो और भी हैरत अंगेज है। मकोका कानून ये कहता है कि न केवल मुल्जिम का इकबालिया बयान पुलिस को दिया, इकबालिया बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, बल्कि अगर उस मुल्जिम ने अपने इकबालिया बयान में किसी और का नाम लिया है तो उसके खिलाफ भी वो सबूत बन सकता है। और इकबालिया बयान की क्या, उसको कैसे क्वालिफाई किया गया कानून में? इकबालिया का मतलब ये होता है अपने इकबाल से, अपनी मर्जी से, अपने दिल से, कि हमको अफसोस हुआ तो हमने ये बयान दिया। अब मुकदमे, हर मुकदमे में 10-10 आदमी इकबालिया बयान दे रहा है, उसके शुरू में लिखा मैं और नाम छोड़कर पूरा इकबालिया बयान 10 आदमी का, अल्फाज उसके एक हैं। तो ऐसा कैसा इकबालिया बयान जो सबके दिमाग में एक ही टाइम पर एक ही सेंटेंस आया, एक ही अल्फाज आए? कैसे पकड़ते थे ये? अब तो खैर बंद हो गया ये, जब इस पर खूब छापना शुरू किया लोगों ने, हम लोगों ने। वरना वो लड़के को पकड़ते थे कि वो बस से उतर रहा था और उसके कुर्ते में 2.5 किलो RDX थी। अब RDX यहां मिलना कोई मुश्किल है। केस आफ्टर केस आफ्टर केस आफ्टर केस आपको ये मिलेगा हर पूरे हिंदुस्तान में कि साहब वो इनको हमने कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जी, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ये अनलॉफुल एक्टिविटी की। तो आपको सपना आ गया आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे जी। फलां घर में बैठ के ये 10 आदमी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। जब हमने वहां पे दबिश दी तो ये 10 लोग पकड़े गए। दबिश दी तो उसका कौन था, उसका गवाह, सरकारी गवाह कोई तो होगा ना उसमें, उसको बोलते हैं विटनेस। और यह कानून में लिखा है कि आप जहां पर भी छापा मार रहे हैं, दबिश दे रहे हैं, अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप कुछ रिकवरी कर रहे हैं तो भी इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए जो उसी मोहल्ले के आसपास का इंसान होना चाहिए। केस आफ्टर केस आफ्टर केस आफ्टर केस में जज पूछता है इंडिपेंडेंट विटनेस से, ये गिरफ्तारी तुम्हारे सामने हुई? जी हुजूर मेरे सामने हुई। तुम कौन हो? मैं फलां हूँ। कहाँ रहते हो? जी मैं उस जगह रहता हूँ। जहाँ गिरफ्तारी हुई वहाँ से तुम कितना दूर रहते हो? जी मैं 22 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अरे भाई तुम 22 किलोमीटर दूर रहते हो, तुम वहाँ क्या कर रहे थे जब गिरफ्तारी हो रही थी? जी मुझे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अदालत के कागजों में है, ये मैं अपनी मर्जी से बना के नहीं बोल रहा हूँ। जज पूछता है जी पुलिस वाले तुमको क्यों ले गए थे? बोला जी हर बार ले जाते हैं, मैं तो 50 केस में गवाही देता हूँ। जज ने कहा कि भाई पुलिस वाले तुमको जानते कैसे? कहता क्यों नहीं जानेंगे, मैं तो थाने के सामने चाय की दुकान लगाता हूँ। हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ऐसे नामाकूल हिंदुस्तान के अदलिया के बावजूद लड़के हमारे जेल में रहते हैं। न जाने कितने रमजान और ईद निकल गए जेल में। कोई सबूत नहीं होता।
भोपाल शहर में आज से 3-4 साल पहले ये हुआ, एक साउथ इंडिया की कोई कंपनी है मुथूट गोल्ड एंड फाइनेंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। 3-4 साल पुरानी बात है, भोपाल से एकदम अचानक खबर आई कि मुथूट गोल्ड एंड फाइनेंस की भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है वहाँ पर हमला हुआ और उसमें डकैती पड़ी और उसको लेकर ये चले गए सब, और उसमें फिर 6-7 लड़के गिरफ्तार हो गए, मुसलमान लड़के, कि ये सब दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी करना चाह रहे थे, आतंकी हैं। मैं गया भोपाल, वकील को खोज के निकाला मैंने, परवेज़ आलम साहब बहुत धाकड़ वकील हैं भोपाल के, क्रिमिनल लॉयर। हंसने लगे वो जब मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे थे साहब देखिए ये तो केस ही फ्रॉड है। मैंने कहा मतलब? बोले कोई चोरी वहाँ हुई नहीं। मैंने कहा मतलब? बोले साहब जो FIR है उसमें ये लिखा ही नहीं है कि कितना सोना चोरी हुआ, किसका लॉकर तोड़ा गया, वो कौन लोग हैं जिनका लॉकर तोड़ा गया, किसी का नाम ही नहीं है, कोई आगे आया ही नहीं है ये क्लेम करने के लिए अरे मेरा सोना चोरी हो गया मुथूट गोल्ड से। लेकिन ये बात तो अदालत के सामने, इजलास के सामने तब आएगी जब केस आएगा। जब तक केस ही नहीं आगे बढ़ेगा तो ये बात आएगी कहाँ से? और फिर ट्रायल कोर्ट सुनेगा नहीं, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट सुनेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक 12 साल निकल जाएंगे। और जो ये लड़के इसमें फंसे हुए हैं वो सिर्फ इस केस में नहीं फंसे होते, क्योंकि पुलिस क्या करती, पुलिस बहुत होशियार है। पुलिस क्या करती है, एक केस में लड़के को गिरफ्तार किया हैदराबाद में, फटाक से उसको फिर बता दिया ये वहाँ का भी मास्टरमाइंड है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हर 6 महीने पे एक नया मास्टरमाइंड पैदा हो जाता है। हम लोग सिलसिला भी नहीं जोड़ पाते हैं कि भाई कितने मास्टरमाइंड हैं इसमें। अब एक एक लड़के पे 10-10 मुकदमे चल रहे होते हैं। वो 6 में पा जाएगा बेल, 7 में पा जाएगा बेल, आखिरी 3 में नहीं पाएगा फिर भी जेल में पड़ा रहेगा। अभी आप याद कीजिए सितंबर 2002 में गुजरात में अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 2 दहशतगर्द आए थे बंदूक लेकर, 35 लोगों को उन्होंने गोली मार दी थी और उसके बाद सेना के कमांडोज ने आकर उनको गोली मारी थी। हमारे आज के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, उस समय वो गुजरात को डेवलप करना उन्होंने शुरू किया था। नरेंद्र मोदी जी के पुलिस ने 6-7 लड़कों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चलाया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन लड़कों को छोड़ दिया, कहा इनको फंसाया गया है। 2002 से 2014 12 साल से वो लड़के जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह होम डिपार्टमेंट की बदमाशी थी जिसने इनको फंसाया। होम डिपार्टमेंट किसके अंडर था उस टाइम पे? जितने साल नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे उतने साल वो खुद ही होम मिनिस्टर रहे। ये नतीजा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का किस दिन आया है? देखिए ऊपर वाला भी कैसे खेल खेलता है। 16 मई को जब नतीजे इलेक्शंस के आ रहे थे और मोदी जी को पता चला हम लोगों को कि ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उसी समय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ रहा था 16 मई 2014 को। दोस्तों बातें बहुत हैं, मुझे पर्ची मिल गई है। मैं अब आखिरी बात आपसे सिर्फ ये करता हूँ, मीडिया के बारे में वो बात छूट ना जाए। देखिए मीडिया को समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में 1956 में एक बहुत ही नायाब कानून बनाया गया था, उसका नाम था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं, ब्रिटेन में भी नहीं, कहीं नहीं। उस कानून में ये लिखा था कि सहाफ़ी की इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए जिसका वो नौकर है उस पर ये अंकुश लगाया जाता है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से इनको नौकरी से निकाल नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से इनको नौकरी से प्रमोट या डिमोट नहीं कर सकता। इसको नाम था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। आज भी ये एक्ट है। मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी मैंने 1986 में की।
मैं इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी मिली, उसमें मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें लिखा था यू आर हियर बाय अपॉइंटेड अंडर सेक्शन फला फला ऑफ द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1956। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लगता था। फिर क्या हो गया है पिछले 20 साल में, अब न्यूज़ मीडिया में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, जब चाहते हैं उनको निकाल दिया जाता है, 1 मिनट में उनको निकाला जा सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में मीडिया का मतलब यह है कि जो मालिक हमें बताएं, रिपोर्टर भी वही सोचकर बोलता है। और मालिकों का क्या है, ये सब सेठ होते हैं, इनके अपने अपने तमाम बयाने होते हैं। अब तो आपने पढ़ ही लिया होगा टीवी 18 जो CNN IBN है, IBN 7 है, CNBC TV 18 है, इसके मालिक तो मुकेश अंबानी जी हैं। तब वो क्या खबर हमको दिखाएंगे जब वो खुद ही इतने बड़े सेठ हैं, वो अरबपति खरबपति। तो जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, पत्रकार आज फ्री नहीं रह गया है। आज उसी को नौकरी मिलती है जो कि जी हुजूरी कर सकता है, सरकारी बातें छाप सकता है। आखिरी बात आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा क्योंकि पूरा मीडिया इस खबर को डकार गया। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक न्यूज़ चैनल चलता है इंडिया न्यूज़, नहीं इंडिया टीवी, रजत शर्मा का। उसकी एक खातून जो न्यूज़ एंकर थी, उन्होंने इंडिया टीवी के दफ्तर के बाहर जहर खाकर उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस आई, उनको दवाई देके बचाया गया, तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि रजत शर्मा की जो वाइफ हैं और 2-3 और लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि इनको जाकर बड़े नेताओं से और उद्योगपतियों से मिलना पड़ेगा क्योंकि ये काम करना पड़ता है। उस लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी की। कहीं खबर पढ़ी आप लोगों ने? पूरा मीडिया दबा गया क्योंकि ये जो चैनल है इसमें बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का इंटरेस्ट है। अडानी जी जो गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन पर मोदी जी सालों साल से मेहरबान हैं। दोस्तों, ये लड़ाई हम लोगों को ही लड़नी होगी। और मैं सोच रहा था कि इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन शायद अगली बार बात हो इस पर। हम लोग इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, डर कर, घबरा कर, परेशान होकर, डिफेंसिव होकर, अपना पल्लू बचाते हुए तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और ये लड़ाई मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुस्लिम तंजीम में जाता हूँ, मैं सब अपने मुसलमान भाई बहनों से यही कहता हूँ कि ये लड़ाई अदालत से भी नहीं लड़ी जा सकती। ये खुसूसी पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको पॉलिटिकली ही लड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप 4 लड़कों को छुड़ाएंगे तब तक वो 400 और लड़कों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। जो एक आज़ादी की लड़ाई के दौरान सबका एक मंसूबा तैयार हुआ था कि आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी हिफाजत के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है ये तो हिंदुस्तान की लड़ाई है। क्योंकि मैं सबसे ये कहता हूँ अपने दोस्तों से जो हिंदुत्व जैसी बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं कहता हूँ देखो भाई, अगर तुम सोचते हो कि एक मज़हब का राष्ट्र होना चाहिए तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, इजराइल में देख लो क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है। और हिंदुस्तान के मुसलमान से तो ज़्यादा समझदार मुसलमान मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और यह मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, ज़्यादा मेरी समझ नहीं है इस्लाम की, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, मुझे लगता है इस्लाम को और कुरान पाक को शायद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में उसको समझा गया और हिंदुस्तान में उसकी एनालिसिस की गई है। मैं तो गल्फ़ वगैरह में जाता हूँ, मुझे तो दिखता ही नहीं कि लोगों को वहाँ कोई समझ भी है किसी चीज़ की, एकदम समझ नहीं है उनकी। मैं इजिप्ट में जब वहाँ पे इनकलाब आया, मैं वहाँ पे जाके तहरीर स्क्वायर में 3 सप्ताह रहा था। बहरहाल वो अलग बात है। तो साहिबान हजरात, मैं आपसे ये कहता हूँ
कि इस पर आप लोग थोड़ा सोच अपनी आप लोग इस पर लगाएं, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। हमारी लड़ाई पुलिस से भी नहीं है, हमारी लड़ाई आईबी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी या हिंदुत्व या नरेंद्र मोदी किसी एक इदारे से नहीं है। हमारी लड़ाई तो उसूल की लड़ाई है और हमको उसूल कायम करना है। और उसूल किताब में लिख देने भर से नहीं हो जाता। अगर लिख देने भर से हो जाता तो आज जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फिर बहुत अच्छा राज हो रहा होता। तो उसके लिए हक़ के लिए, हकूक़ के लिए हमको लड़ना पड़ता है और हमको ईमान से लड़ना पड़ता है। बंदूक से नहीं लड़ना है, हमें अदालत में भी नहीं लड़ना है, हमें सड़क पे लड़ना है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। लगभग 1 घंटा हो गया आपसे बात करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया मुझे। कुछ अगर गलत बोला हो मैंने तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आपको आगे कभी भी मेरी ज़रूरत हो, कभी भी आप याद करें, इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने मैं हाज़िर हूँ और आपके साथ इस लड़ाई में मैं जुड़ूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये बात ज़रूर याद रखें कि इस मुल्क में मुसलमान उतना ही यहाँ का सिटीज़न है जितना कि हिंदू है, पारसी है। हम सब बराबर के हैं। ये मुल्क हमारा है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफनाए जाएंगे, यहीं जलाए जाएंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो हमारे ऊपर उंगली उठा सके कि हम हिंदुस्तान के नहीं हैं। हिंदुस्तान के हम हैं और हिंदुस्तान हमसे है। जय हिंद।